नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महागठबंधन ने बिहार पर तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया है। जी हां, महागठबंधन ने अब से थोड़ी ही देर पहले अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम ही उन्होंने तेजस्वी प्रण रखा है। ये मैनिफेस्टो हमारे हाथ में भी है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया महागठबंधन ने, जिसके कवर पेज पर तेजस्वी का प्रण लिखा है और हर परिवार में सरकारी नौकरी जो वादे किए गए हैं उसमें लिखा गया है। जीविका दीदियों को 30,000 वेतन की बात, साथ ही वक्फ कानून को खत्म करने और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने जैसा वादा भी है। महागठबंधन घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण कह रहा है। यह साफ संकेत है कि तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद वो न सिर्फ महागठबंधन का चेहरा है बल्कि सिर्फ उन्हीं से कैंपेन भी आगे बढ़ेगा, उनके चेहरे पर आगे बढ़ेगा। वैसे लगभग 2 महीनों से बिहार नहीं आए राहुल गांधी भी कल तेजस्वी के साथ साझा रैली कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी का नाम सामने आने के बाद एनडीए की ओर से भी नीतीश कुमार पर स्थिति स्पष्ट होने लगी है। आज बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 14 नवंबर के बाद एनडीए सत्ता में आती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले चिराग पासवान भी खुलकर बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी बनाम नीतीश ही बिहार चुनाव है? क्या तेजस्वी पर महागठबंधन की रणनीति के बाद नीतीश पर स्थिति स्पष्ट करने पर एनडीए मजबूर हो रहा है? तेजस्वी का प्रण, नीतीश का रण। आज का हल्ला बोल यही है विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने के बाद तेजस्वी यादव नया शब्द खोज लाए हैं, तेजस्वी प्रण पत्र। इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। इस तेजस्वी प्रण पत्र में है हर परिवार को सरकारी पक्की नौकरी। इस प्रण पत्र पर भरोसा कायम करने के लिए तेजस्वी ने छठी मैया को याद किया है। ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। इस बीच जब महागठबंधन के कैंपेन का नेतृत्व तेजस्वी यादव साफ तौर पर करते दिख रहे हैं तो लगभग 2 महीने बाद राहुल गांधी के बिहार कार्यक्रम की पुष्टि हुई है। 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं। राहुल बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ पहली साझा रैली करेंगे। रैली में राजापाकड़ सीट के कैंडिडेट भी होंगे, जहां कांग्रेस की सीपीआई के साथ फ्रेंडली फाइट हो रही है। 7 नवंबर तक राहुल गांधी बिहार में कुल 12 रैलियां करने जा रहे हैं। बिहार का कैंपेन दोबारा शुरू करने के पहले राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से अपनी बातचीत का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि मोदी नीतीश सरकार ने बिहार को लावारिस छोड़ दिया। टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। सामाजिक बंटवारा और जातिवाद हो रहा है सर, और वही बात वोट चोरी में हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सर आपका नेट जेआरएफ नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप आरएसएस में हो। पेपर बिहार में लीक हो जा रहा है। जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां खाने को नहीं मिल रहा है। HIV एड्स बहुत ज्यादा बिहार में प्रिवलेंट है, जिसकी रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी के दोबारा सक्रिय होने और तेजस्वी यादव के प्रण पत्र जैसे दाव के बीच एनडीए का कैंपेन लगातार जारी है। बिहार में एनडीए के कैंपेन की कमान खुद नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले रखी है। 7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप यही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था
कोई ढंग से कोई काम नहीं था। एनडीए अब तक हर फ्रंट पर एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रहा है। अब तो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी होने लगा है। महागठबंधन की घोषणा तो फर्जी है, हमारी तो 20 साल से घोषणा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और 14 तारीख को रिजल्ट होने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। उसे उनके कहने की ज़रूरत नहीं है और उनके कहने से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन का सफाया हो रहा है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र आएगा। पटना में घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार राजन हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी के, जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया यादव जी, प्रवक्ता हमारे साथ जेडीयू की, जुड़ रही हैं। और एक बार साथ साथ दिखा दीजिए, हमें पता चला है कि अभय दुबे जी, अजय आलोक जी आज हमारे पटना वाले स्टूडियो में दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। हाँ, ये हुई ना बात। और दोनों यहाँ पर रण में लगे हुए हैं, एक बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दोनों स्टूडियो में इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हुए, क्योंकि अगर आप देखिए तो महागठबंधन का ये जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसको लेकर अभी से ही बीजेपी हमलावर है और 50% आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून पास करेंगे। जो बड़ी बातें उन्होंने कही है वो हम पहले आपको बता देते हैं मैनिफेस्टो में, जिसमें उन्होंने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे आरक्षण के मुद्दे को, बढ़ चढ़कर ग्राम और नगर पंचायतों में ईबीसी आरक्षण 30% करेंगे। ये सब कुछ महागठबंधन के इस मैनिफेस्टो में कहा गया है। और जो वादे अनेक किए गए हैं उसमें ग्राम और नगर पंचायतों में एससी आरक्षण 20% करने का भी फैसला लेंगे। अभी ईबीसी आरक्षण 20% है, एससी आरक्षण 16% है, जिसको सीधा 30% किया जाएगा। 50% आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून पास करेंगे। और जो तेजस्वी ने प्रण लिए हैं वो आपको बताते हैं। महागठबंधन का घोषणा पत्र, जिसको ये प्रण कह रहे हैं, हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। वक्फ कानून को खत्म करने का भी वादा इसमें शामिल है। सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। ये तमाम प्रण आज तेजस्वी यादव ने इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में किया है। बीजेपी हमलावर है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सवाल आप ही के पास ले जाते हैं, अजय आलोक जी। जो मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो बड़ी तस्वीर में यही दिख रहा है कि आपने जहां जहां पर कोशिश किया था उनको नॉकआउट करने का, वो हर जगह पर उन्होंने अपनी फील्डिंग बैठा दी है। आपने जिन जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी उन मुद्दों पर, और देखिए आरक्षण के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर बजा रहे हैं, जो कि आपके लिए मुश्किल का सबब पहले एक बार बन चुका है। नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं, जितनी भी है तमाम बातें अब हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं। आपका जवाब। अंजना जी, बिहार में कहावत है, बाप ने मारी पुंगड़ी बेटा तीरंदाज। ये तेजस्वी और लालू जी दोनों अलग तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी लगता है अपने पिताजी से ज्ञान नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार अलग हुए लालू से, समता पार्टी बनी। वो जानती है मुख्य कारण क्या था? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण की सीमा को मंडल कमीशन में एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला नहीं लागू किया था। 93 से लेकर 2005 तक पंचायत चुनाव बिहार में नहीं हुए, इसी क्योंकि एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 लागू नहीं था, जिसमें ईबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा था, सिर्फ ओबीसी को पूरे आरक्षण का लाभ था। ईबीसी के अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। और आज ये व्यक्ति कह रहा है कि हम ईबीसी को 30% आरक्षण देंगे। बाप तो दे नहीं सके, मां दे नहीं सकी, बेटा देगा। दूसरी बात मुझे आज पता चला पहली बार, तो नीतीश कुमार के नाम से अजय आलोक जी जो वोट बैंक आप जुगाड़ने के फिराक में रहते हैं, वो उस पर तो सेंध लगा रहे हैं ना। वो अगर वो इस तरह का वादा कर रहे हैं, उसको कैसे समेटिएगा? ऐसा है कि इस प्रदेश के ईबीसी इतने मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है कि पंचायत चुनाव 2006 से ही शुरू हुई। उनको भी पता है कि ईबीसी का आरक्षण 2006 से ही शुरू हुआ। उनको भी पता है कि महिला आरक्षण पंचायतों में 2006 से ही शुरू हुआ, जो आज तक बदस्तूर जारी है, पहले नहीं था। ये सबको पता है बिहार में, आपको भी पता है। अलग बात है। दूसरी बात बताता हूं, मुझे नई घोषणा से एक और नई बात पता चली। एक नए देश का आगमन होने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। यूएसए के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार अगुवाई करेंगे तेजस्वी यादव। संसद से पारित किया हुआ कानून
और एक राज्य के चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि उसको खत्म कर देंगे। मतलब दिमाग का दही हो गया है क्या? और सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं 9वीं फेल के। ये दृष्टि है, ये विजन है। संसद से पास किया हुआ कानून है, राज्य खत्म कर देगा और उसको भी लोग डिफेंड देंगे तर्कों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे कोई रोक नहीं लगाई है, सारी सुनवाई पूरी हो गई है, किसी भी दिन फैसला आएगा। एक से एक, तो मैं तो इसको घोषणा पत्र नहीं कहता हूं, कूड़ादान पत्र है। आप आसमान से तारे तोड़ के ले ही आएंगे, चंद्रमा धरती बिहार में उतर ही जाएगा, हिमालय को भी ले आइए, और एक काम कीजिए, बे ऑफ बंगाल को भी ले आइए, समुंदर भी आ जाएगा, कोस्टल एरिया बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। अजीब हालत है यार। हर घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। खुद ही कहते हैं कि बिहार में 10th पास किए हुए उन लड़कों की संख्या, अभय दुबे बार बार अपना डायलॉग अपना AICC हेडक्वार्टर से निकाल के लाते हैं, कहते हैं कि बिहार में 10वीं पास किए हुए की संख्या मात्र 51-52% है। तो सरकारी नौकरी की तो मिनिमम योग्यता 10% है। फॉरगेट अबाउट बजट। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 12 लाख करोड़ रुपया घर से लेके आएंगे। कुबेर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, पता है कि नहीं आपको? बिहार में आजकल कुबेर से डायरेक्ट कनेक्शन है। 12 लाख करोड़ इसके लिए भी ले आएंगे, 30-30 हजार रुपया उनको भी दे देंगे, जीविका दीदी को भी दे देंगे, सबको परमानेंट भी कर देंगे, हर चीज कर देंगे। एक अलग देश बनने वाला है, पता है कि नहीं आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, जिसका बजट होगा लगभग 15 लाख करोड़, जिससे प्रधानमंत्री भी होगा, और इसी के तर्ज पे फिर बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल, जहां पे NRC का भी विरोध किया जाएगा, CAA का भी विरोध किया जाएगा, और तो और इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR का भी विरोध किया जाएगा। आज तो SIR पे तेजस्वी के सुर बदले हुए थे, कह कि ये तो होना ही था। तो जब ये होना ही था तो कांग्रेस विरोध में क्यों है? ममता विरोध में वहां क्यों है? इसको संदिग्ध क्यों मान रहे हैं? अभय जी बोल रहे, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन का अड्डा है। अभय जी एक बार बोल रहे, उसके बाद मैं लौट रही हूँ आपके इनसे बिहार का विकास ना होने वाला है। ये बिहार का प्राण लेने, ये प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है। और इस प्राण पत्र में बड़े युवराज गायब हैं। बड़े युवराज की फोटो नहीं है, देखिए प्राण पत्र में बड़े युवराज गायब। बताइए भाई अभय जी, राहुल जी की फोटो नहीं लगी है, राजा आलोक जी परेशान है। आप ही का मैनिफेस्टो उठा के आप ही के खिलाफ दिखा रहे हैं। अरे प्रण पत्र से प्राण निकले जा रहे हैं जब से पढ़ा है अजय आलोक जी ने। आधी घंटा पहले आ गए थे, मैंने तो पढ़ा, और एक एक बिंदु पढ़कर जार जार रो रहे थे बैठकर कि क्या करेंगे अब हम लोग, जो बिहार में इतना क्या कहते थे, तेरे बाप के घर से लाएगा तेजस्वी, नौकरी देगा कहां से? नीतीश कुमार कहते थे 5 लाख नौकरियां दी। किसने? तो बिहार की गरीबी पर वार। 5 लाख नौकरी किसने दिया? युवाओं को मिलेगा रोजगार, उद्योगों की तरक्की, हर घर में सरकारी नौकरी पक्की, बेटियों को 30,000 रुपए प्रति वर्ष का इंसाफ, 200 बिजली यूनिट माफ, आरक्षण की सीमा पर करेंगे वार, अति पिछड़े तरक्की के लिए तैयार। क्या कह रहे थे अभी? राग अलाप रहे थे, आरक्षण नहीं दिया। याद करिए ना, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जब घोषणा की कि पिछड़े समुदाय को 26% आरक्षण दूंगा, कौन है? कमलापति मिश्रा, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। क्या नारा दिया? सरकार गिरा दी कर्पूरी ठाकुर की, तांडव किया पूरे बिहार के चप्पे पर। और क्या नारा दिया? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई, मतलब उनकी मां तक को भला बुरा बोला। बोले कर्पूरी उस तरह पकड़ लो, वापिस गद्दी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो अब केश कर्तन का काम करते थे खानदानी रूप से। इतनी घृणा इन लोगों को है। उसके बाद बिहार में जब आरक्षण, अंजना जी इस तरह की भाषा का क्या आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल, सुनिए, ये रिकॉर्ड पर है, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है, रिकॉर्ड पर है, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। और सुनिए, ये दूसरी बार कर रहे हैं। उसके बाद ये जानबूझ के अति पिछड़ों की मां को गाली दे रहे हैं बैठ के नेशनल चैनल पे। अभय जी, आप इस तरह की भाषा का समर्थन करती हैं? बिल्कुल मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लीज अभय जी प्लीज, मतलब जो पॉलिटिक्स में है उसकी बात कीजिए, किसी के माँ दादा पापा चाचा तक मत पहुंचे प्लीज। अगर पॉलिटिक्स में कोई है उसका आप नाम लीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। अमित शाह पर तेजस्वी के बयान पर पलटवार है। धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी पर हमला है। धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी है बिहार में बीजेपी के, और कह रहे हैं कि महागठबंधन में हार का भय है, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। और इसी भय की वजह से इस तरह की बातें की जा रही है, हर मुद्दे को उछाला जा रहा है। महागठबंधन पर भ्रम फैला रहे हैं। महागठबंधन कहा है इसे धर्मेंद्र प्रधान ने, वो महागठबंधन का नाम इसे दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव में फिर से करारी हार की दहलीज पर खड़े महागठबंधन के किसी भी नेता पर जनता का भरोसा नहीं, इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, भय और धमकी का नहीं।
प्रशासनिक तंत्र पर इस तरह के निराधार आरोप लगाना राजद की हताश राजनीति को उजागर करता है। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर जो एक बार फिर से आज बोला है तेजस्वी यादव ने, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है कि अपनी हार को देखते हुए तेजस्वी यादव घबराहट में हैं। उनके बार बार वोट चोरी के ऐसे बयान दिखाते हैं कि महागठबंधन शिविर में हार का भय दिनों दिन गहराता जा रहा है, जिसका बहाना अभी से ढूंढा जा रहा है। वोट चोरी का मुद्दा कई दिनों से दरअसल तेजस्वी यादव उतना उठा नहीं रहे थे। आज जब उसका जिक्र उन्होंने किया है तो फिर बीजेपी इस पर हमलावर हुई है। इस पर भी जवाब दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो पॉलिटिक्स में है उस पर खूब प्रहार कीजिए अभय जी, लेकिन किसी की मां को मत घसीटिए बहस में। अंजना जी, मैं क्या बात कर रही हैं माफी आप? इन लोगों ने घसीटा, कर्पूरी ठाकुर की इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए शब्द कहे, सारे मीडिया हाउसेस में ये खबरें जननायक की उपाधि ये सिर्फ यहाँ पास में बैठकर, ये पास में बैठकर इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं, ये इनके वक्त में बोले। अंजना जी, मैं गंभीर सवाल खड़े करना चाहता हूं। नहीं आता और ये झूठ अरे क्या बात कर रहे हैं? ताराचंद झा कौन है बताइए? कैलाशपति मिश्रा कौन है ताराचंद झा बताइए? आपके था। पार्टी के नेता नहीं, कैलाशपति मिश्रा नेता का नाम नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। और सुनिए अंजना जी, आप आलोक जी, अजय आलोक जी, आप आपके वक्त दो महिलाओं के सामने इन्होंने आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। कर्पूरी ठाकुर की मां के लिए जो बोला आप माफी मांगिए। पहले कर्पूरी ठाकुर जी की आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए अभय जी, अभय जी माफी मांगिए। ठाकुर जी को रहने दीजिए। आपने जननायक की पहले डिग्री चुराई, जननायक को चुराया और अब कर्पूरी ठाकुर की मां को अपशब्द बोला। आप माफी मांगिए, इस जी के स्वप्न को आप माफी मांगिए और उसका मैं आप माफी मांगिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस आप माफी मांगिए अभय जी, अरे आप मांगिए कर्पूरी ठाकुर जी अभय जी माफी जनसंघ मांगिए। और आरएसएस आप बात करने लायक नहीं है। आप माफी मांगिए। आप दूसरी बार आपने किया, ये जो जानबूझ के ये कर रहे हैं, बिहार की ये दूसरी बार किया है इन्होंने। यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों ने किया। किसी की मां को गाली देना कोई सम्मान नहीं है। आप लोगों ने मंत्री की मां को गाली देंगे, कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली देंगे, गाली देना ये कल्चर है। डिबेट नहीं होगी, इस कल्चर में डिबेट नहीं होता है। बैठकर पहले बार से पहले प्रधानमंत्री की मां को गाली दो, फिर कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दो। देखो क्या षड्यंत्र किया। अरे बिहारी आप है ही नहीं, आपको पता क्या? 65% आरक्षण सदन में दिया महागठबंधन की, कोई सदन में कुछ नहीं दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री पे कुंडली मार कर बैठने वाली है कांग्रेस, जिसका आरक्षण की बात करेगी कि शेड्यूल 9 आरक्षण पे कुंडली मार कर। अजय जी बोलने दीजिए अभय जी को। हो गया, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, अब अभय जी को बोलने दीजिए। क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल अजय जी, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, बोलने दीजिए। 65% का आरक्षण का प्रावधान सदन में महागठबंधन ने पास किया और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि शेड्यूल 9 का प्रोटेक्शन दीजिए इसको, जैसे तमिलनाडु में दिया था। साफ इनकार कर दिया केंद्र की सरकार ने। जिस दिन जातिगत सर्वे आया, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये पाप मत करिए, ये अर्बन नक्सल का एजेंडा है। 2 बार सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि हम नहीं जातिगत जनगणना कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी? और यह रिकॉर्ड पर है कि कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गिराई। यह रिकॉर्ड पर है, सारे समाचार पत्रों में 97। एक और खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला है। नीतीश कुमार ने कहा है नौकरी और रोजगार पर बरगला रहे हैं तेजस्वी यादव। आज भी महागठबंधन का मैनिफेस्टो, जिसे तेजस्वी का प्रण कहा जा रहा है, उसको जारी करते हुए 15 साल सरकार में रहे लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। रोहित, राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महागठबंधन का घोषणा पत्र आया है उसके तुरंत बाद अभी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। खासकर सरकारी नौकरियों का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, तकरीबन 2.5 करोड़ जो ऐसे घर हैं, उसको लेकर अभी नीतीश कुमार ने हमला बोला है और कहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो केवल ऐसी घोषणाएं करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 साल में उनकी जब सरकार थी तो युवाओं के हित में उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल खजाने को लूटने का काम किया। और 15 साल का शासनकाल को लेकर जो लालू राबड़ी पर भी हमला किया है और उन्होंने कहा है कि नौकरी उस समय हुआ ही नहीं करती थी और अगर नौकरी कुछ पद वैकेंसियाँ निकलती भी थी तो उसका सौदा होता था और उसके बाद जो जिसको नौकरी मिलती भी थी तो सैलरी 6-6 महीने तक नहीं मिलता था। यानी सरकारी नौकरी को लेकर जो अब एक पूरा बवाल शुरू हुआ है, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया कि सरकारी नौकरियां देंगे,
उसको लेकर आज आईना दिखाने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी। और लालू राबड़ी शासनकाल में क्या हालत थी सरकारी नौकरियों को लेकर, उसको लेकर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि सरकारी नौकरियों के नाम पर केवल खजाना लूटने का 15 सालों तक काम किया गया। इससे पहले कि मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊं, रोहित जल्दी से एक रिएक्शन। ठेकुआ खाकर और प्रसाद छठ मैया का ग्रहण करने के बाद वापस मत चले जाइएगा, वोट डालने के लिए रुकेगा, ये भी आज तेजस्वी यादव ने कहा है वहां पर। इसको कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाहर से लोग जो हैं दूसरे राज्यों से आए हैं, इस वक्त बिहार में मौजूद है, जो बाहर काम करते हैं, छठ के लिए आए थे, तो उनको लेकर तेजस्वी यादव जो अपील कर रहे थे कि भाई आप लोग आज बाहर अगर काम कर रहे हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं बिहार सरकार है या उसकी नाकामी है, नीतीश कुमार की 20 सालों में कुछ आप लोग के, इसलिए आपको पलायन करना पड़ा है। तो उस मुद्दे को जो है ज्वलंत रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और इसीलिए कह रहे हैं कि ठेकुआ खा के 2-3 दिनों के अंदर वापस मत जाइए, तो 5-10 दिन इंतजार कीजिए, वोट दीजिए, आपकी अगर कोई नाराजगी है तो उसको व्यक्त कीजिए, उसके बाद ही आप लोग जहां आप लोग काम करते हैं वहां जाइए। तो पलायन के मुद्दे को भी उठाकर इसको भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी इस वक्त। बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत आक्रामक मूड में है इस वक्त नीतीश कुमार इस मुद्दे पर, और इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार राजन जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। राजकुमार जी जरा आप भी बताइए, यहाँ पर राजकुमार कह के वो हमला कर रहे थे तेजस्वी यादव पर, लेकिन बड़ी कहानी पर आते हैं क्योंकि अब नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने का मुद्दा उठा रहे हैं नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है वोट चोरी का मुद्दा उठाकर गठबंधन के लोग संस्थाओं पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, हार का डर सता रहा है। अंजना जी देखिए, हमने जो कहा है वो किया। यह बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है। 2020 के इलेक्शन में, चुनाव में हमने जनता को वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। हमने 5 लाख नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करवाई और 4.5 लाख संविदा को परमानेंट करवाया था। ये तो बिहार की जनता जानती समझती है और वह उसने देखा है, घर घर नौकरी मिली है वहां। इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम 2 करोड़ की वादे नहीं कर रहे हैं, हम 15-15 लाख देने की वादे नहीं कर रहे हैं कि वादा कर दिया मुकर गया। जो कहा है वो किया है। जो हमें मैनिफेस्टो बनाया है वह एक हमने उस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया है, उस पर विचार विमर्श किया है, उसके बाद तय किया है कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को 20 सालों में जिस तरह से इन्होंने पीछे किया है, उनको मद्देनजर देखते हुए हमने उस चुनावी घोषणा पत्र में लाया है कि बिहार को कैसे नया बिहार बनाना है। और उस नए बिहार के क्रम में सबसे ज्यादा जो बिहार में पलायन है, 3.5 करोड़ ई श्रम के पोर्टल पर 3.5 से 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन करके मजदूरी करने बाहर जाते हैं। और अभी छठ पूजा में हमने देखा कि ट्रेनों में क्या दशा थी। ये 20 सालों में जो इन्होंने किया है, इसलिए हम वायदा कर रहे हैं बिहार के जनता से कि हम अगर हम सत्ता में आए तो हम बिहार में उद्योग लाएंगे, नए कारखाने लाएंगे, नए आईटी हब बनाए जाएंगे, और 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम लाएंगे और 20 महीनों के अंदर सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया का प्रारंभ की जाएगी। यह हमारा वादा है। सभी जीविका दीदियों को, जो सीएम है, उन सभी जीविका दीदियों का स्थायी किया जाएगा, 30,000 वेतन दिया जाएगा। जितने संविदा कर्मी हैं सबको परमानेंट किया जाए, ओपीसी लागू किया जाएगा, ओपीसी ओएफएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि बिहार की जनता भारत में यह होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी वर्षों से लगातार सेवा करता है और रिटायर के बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो हम आईटी पार्क, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, अनुप्रिया जी 2000 सबसे बड़ी बात अंजना जी, 2000 एकड़ जमीन में एजुकेशन हब सिटी बनाएंगे, क्योंकि बिहार कभी शिक्षा की जननी रही थी। आज इन 20 सालों में बिहार में एक भी शिक्षा का केंद्र नहीं है, न विश्वविद्यालय इन्होंने खोला, न कॉलेज खोला है, जहाँ वहाँ के छात्र वहीं पर है। एक सेकंड अनुप्रिया जी बोल रहे, उसके बाद आ रही हूँ अजय जी। एक सेकंड अनुप्रिया जी सारे वादे कर रहे हैं, नीतीश कुमार नौकरी का पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जब वादा किया था 10 लाख का, 5 लाख नौकरी हमने दी थी। अंजना जी, पहले तो मुझे लगता है कि आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता है उनकी शैक्षणिक योग्यता या अपनी अपनी योग्यता को ताक पे रख देते हैं और तेजस्वी चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि किसी भी राज्य में वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है कि किस विभाग में कितनी नौकरी आएगी, और जिस विभाग से नौकरी आई थी उनके मंत्री उस समय में विभाग में जाते नहीं थे, और उस समय उनका फेवरेट विषय होता था रामचरितमानस पे सवाल उठाना, प्रभु श्री राम पे हमला करना, माँ सीता पे बोलना।
तो जो अपने विभाग में बैठे नहीं वो कैसे नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुझे नहीं पता। और पहले मैं राजकुमार जी को बताना चाहूंगी कि नियुक्ति पत्र में और वैकेंसी में बहुत अंतर होता है। आप उस मंच पर उस नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नीतीश कुमार जी जब शासन में आए थे तब उसके पहले उन्होंने 2020 में कहा था कि बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। जिस अचीवमेंट को हमने आज बिहार में 49 लाख अराउंड 50 लाख हमने पार किया है, जिसमें हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दी है और 39 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। ये बात राजकुमार राजन जी को नहीं समझ में आता है और बिहार की जनता इन पे हंसती है कि बताइए भाई ये कैसा कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो हर घर में ये नौकरी दे देंगे। ऐसा कमिटमेंट इनके बिहार में इनके पिताजी के शासनकाल में भी देखा कि जब नौकरी के बदले ये जमीन ले रहे थे। दूसरी बात आज देखिए मैनिफेस्टो की आज नहीं बीजे अभय जी, दूसरी बात अभय जी आज आपके आज तक के मंच से जिस तरह से आपने सुनिए अभय जी बदतमीजी मत कीजिए। आप जब सुनिए पहले आप कर्पूरी ठाकुर जी के मां को आप गाली दीजिएगा यहाँ पे, वो बदतमीजी की मैं बात कर रही हूँ। अंजना जी अनुप्रिया जी की आवाज अंजना जी पहले तो मैं चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे माफी मांगे। यह इनका प्लेटफॉर्म नहीं है कि बिहार की जनता को गाली देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देंगे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी की मां को गाली देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आता कि कैसी ये परिपाटी चल रही है, कैसा संस्कार चल रहा है कांग्रेस का। गाली देने वाली एक पार्टी बन गई है और गाली देने के चाहती है, झूठ बोल के चाहती है कि बिहार की जनता के बीच में अपने एग्जिस्टेंस को वे कायम करे। मुझे लगता है पहले आप इनके अपने मंच से इनसे माफी मंगाइए। दूसरी बात अंजना जी, आज जितने भी मैनिफेस्टो की बात हो रही थी किसकी बात की उन्होंने? महिला की बात की, उन्होंने नौकरी की बात की, आरक्षण की बात की। इन सारे आयामों पे काम किसने किया है? नीतीश कुमार जी ने। जब 2005 में नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला तब से लगातार निरंतर एक योजना चल रही है जिससे महिलाओं को स्पेशली जो अपने आप में पिछड़ी है, वो किसी जाति किसी धर्म में बंधी नहीं है, उनको घर के चार दीवारी में बांध के रखा गया। और उसके पहले की सरकार ने तो मजबूरी बना दी क्योंकि उनकी स्मिता सुरक्षित नहीं थी, उनका परिवार सुरक्षित नहीं था, उनको शिक्षा नहीं मिलता था। नीतीश कुमार जी ने अपने सारी योजनाओं के तहत पहले उनको बिहार के विकास में भागीदारी दी। दूसरी बात नौकरी की बात, नौकरी कभी कोई सोचता था क्या? जानता था बिहार की जनता और लालू परिवार के लोग जानते थे कि नौकरी मिला मतलब हमारी संपत्ति गई, हमारा जमीन गया। तो आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिनको भी नौकरी मिला उससे उनके जमीन को, उनके खेतों को लूटा नहीं गया। तीसरी बात आरक्षण की बात, ये नीतीश कुमार जी का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बिहार में जाति आधारित गणना कराई और उसके बाद उन्होंने देखा कि विकास के पैदान से अगर अभी भी कोई परिवार नहीं जुड़ पाया है, कोई जाति नहीं जुड़ पाया है, जो धर्म का लोग नहीं जुड़ पाया है, तो वजह रही होगी ना कि अगर उस वक्त सुनिए ना अनुप्रिया जी 5 लाख नौकरियां उस वक्त दी गई, सीएम नीतीश बाबू ही थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो पार्टी और तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट ले जा रहे हैं। तो क्या वजह रही इसके पीछे? नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ही सीनियर आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता है और पूरे बिहार की जनता को पता है कि किसी भी उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद होता नहीं। ये रील वाली जो पार्टी चल रही है, जो एजेंडा चलाने वाली पार्टी चल रही है, बिहार की जनता इनके कार्यों से बहुत वाकिफ है। और क्रेडिट ले ना भाई, कोई बात नहीं, क्रेडिट ले भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी राजनीतिक संस्कार और संस्कृति नीतीश कुमार और आपकी पूरी धुरी ठीक है, मैं लौट रही हूँ, जल्दी से एक बार अभय जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और कर्पूरी ठाकुर जी की मां को लेकर सबकी आपत्ति है अभय जी। बिल्कुल नहीं, आप जस्टिफिकेशन दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक संगठन जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार गिराई और ये आर्टिकल छपे हुए हैं कि कैसे अपमानित किया उनकी मां की मदर की नाम पर और उनकी कास्ट के नाम पर इन्होंने अपमानित किया उनको। और ये प्रमाण है, मैं अकेला नहीं, सारे मीडिया हाउसेस में छपा है। कौन सा है, कहां पे है? अगर कुछ आपके पास रेडी रेकनर है तो बता दीजिए। मैं आप तक मैं आपको प्रमाण आपके खुद के आज तक के चैनल का भी दे दूंगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टोरी हुई है। बीच में मत बोलिए, मैं आपको पूरे टाइम नहीं बोलने दूंगा। अंजना जी, दैनिक भास्कर ने भी अभी स्टोरी की है, बहुत बड़ी स्टोरी की है। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इनको माफी मांगनी चाहिए नाक रगड़ करके। देखिए 70,000 करोड़ का घोटाला, इस 20 साल की सरकार में बर्बरता से छात्रों को मारा, हर रोज लाठी चार्ज। क्यों?
क्योंकि वो कहते थे कि 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले करके हमारे भविष्य को लूट लिया आपने, बोलियां लगा दी आपने उनके भविष्य की। क्या पेपर इस बिहार की सरकार के सत्ता की सरपरस्ती में नहीं बेचे गए? क्या डिग्रियां इन सत्ता की सरपरस्ती में नहीं बेची गई? क्या गुंडा राज स्थापित नहीं कर दिया? क्या 11-11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोली नहीं मारी गई? क्या गंगा के किनारे किनारे अवैध शराब का कारोबार नहीं किया? क्या सूखे नशे का कारोबार बिहार में इनकी सत्ता की सरपरस्ती में नहीं किया? बेशर्मी से पुलिस ये कहती है नीतीश कुमार की हत्या हो रही है तो किसान जिम्मेदार है क्योंकि उनके पास अभी काम नहीं है, वो नौजवान जिम्मेदार है क्योंकि वो बेरोजगारी की आग में इनके द्वारा झोंक दी गए। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? अगर हमने एक अच्छा स्वप्न दिखाया और जो हमने कर दिखाया उसी का वादा आज हमने किया है। हमने कहा है कि 30,000 रुपए हर साल बिहार की बहनों को देंगे, क्योंकि 64% बिहार के लोग, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। अंजना जी, कहां से तो डेटा कैसा लाते हैं? बिहार बना दिया? कहां से डेटा लाते हैं? सर्वे का डेटा ही है, कहां से डेटा लाते हैं? 67 रुपीज रोज, 3 करोड़ ठीक है, लाख लोगों को अंजना जी फर्जी बात करते रहते हैं। अच्छा बोलिए अजय आलोक। अभय जी अब रुक जाइए। अपना अजय आलोक बोल रहे, फिर आ रही हूँ राजकुमार जी। हम 10,000 रुपए से पूरे परिवार की आमदनी कम है। देखिए अंजना जी, मैं एक बात बहुत लॉजिकली पूछना चाहता हूं कि भाई 2005 तक तो नीतीश कुमार नहीं थे, 90 से 2005 लालू थे, उसके पहले कांग्रेस थी, अविभाजित बिहार था, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी, कोयला भी था, मिनरल्स भी था, सब कुछ था। पहला बिहार की सौतेले व्यवहार किया कांग्रेस ने, फ्रेट पॉलिसी लगा के बिहार का 50,000 करोड़ उस 70 के दशकों में बिहार से छीन लिया गया, जिसके कारण हमने लड़ाई लगी। ये कांग्रेस की पहली काम 80 से अब एक मिनट अभय जी सुनिए, ये कोई गाली देने का बात नहीं है। एक मिनट, लगातार सारे कारखाने बंद होते चले गए। बरौनी, अरे हटिया बंद, बरौनी बंद, लगातार। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के टाइम में जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम टाइम में सारे लोग लालू जी के बारे में ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर वो सारा अपना अपना फर्रा लेके आ रहे हैं, उससे पढ़े चले जा रहे हैं। अपनी अपनी बारी पर बोलिए और ऐसी बात बोलिए जिससे समझ में आए। फर्रा पढ़ना बंद कीजिए सब लोग, रुक जाइए। अजय आलोक, अब आपका ऑडियो 1990 के बाद पूरा कीजिए। 1990 के बाद लालू जी थे ना, अविभाजित बिहार था 10 साल ना, किसी ने मना किया? नरसिम्हा राव जी जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किए तो सिर्फ दो राज्य हैं पूरे देश में जिसको फायदा नहीं उठाया, एक बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन लोगों ने सिस्टमैटिकली बिहार की सारी इंडस्ट्रियल कल्चर, एजुकेशनल कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां पे उगा क्या? यहां उगा अपहरण उद्योग, यहां उगा हत्या उद्योग, यहां उगा रंगदारी उद्योग। सबसे ज्यादा पलायन उसी में हुआ और कांग्रेस सपोर्ट करती रही थी। 2000 से 2005 कांग्रेस के सारे लोग मंत्री उसमें थे। बिहार को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने। यहां पे फिर रैंसम नेगोशिएशन चीफ मिनिस्टर के घर में होता था। आपने क्यों नहीं लगाई इंडस्ट्री? भाई किसने मना किया था? आपने क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? एक चीफ मिनिस्टर बोलता था रोड बनवाइबा तो गाड़ियां तेजी से आई और थोड़ा उड़ा दी। सबसे ज्यादा अब बाढ़ आई तो खूब मछली मिली, मार कर खैया जासन। ऐसे मतलब तेजस्वी पर जेडीयू का बड़ा हमला। तेजस्वी के पोस्टरों में लालू की तस्वीर गायब है। इस मुद्दे को अब जेडीयू उठा रही है। तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको हम द्वितीयो नास्ति की स्थिति में है और कुछ नहीं। लालू यादव के नाम और चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टर्स में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी, ये बीजेपी लिख रही है। माफ कीजिएगा, जेडीयू लिख रही है, जेडीयू का पोस्ट है ये। तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर में गुम हो गए लालू। अब अभय जी, मुझे लगता है इस पर तो कम से कम जवाब देने दीजिए उनको, राजकुमार जी को। राजकुमार जी, लालू जी की तस्वीर, और ज्यादातर यही कहते हैं कि वो जंगल राज वाली इमेज आएगी, इसलिए लालू जी की तस्वीर नहीं लगाई जा रही है, ये वजह है क्या? अंजना जी, आप भी बिहार के हैं, हमारे लगता है कि जितने पैनलिस्ट हैं सब बिहार के हैं। जब भी बिहार के विकास की बात कीजिए, नया बिहार बनाने की बात कीजिए, नए मैनिफेस्टो लाने के उपरांत जो बिहार को हम नए तरह से नए बिहार को बनाने के क्रम में जो एक घोषणा कर रहे हैं, उसके क्रम में बात कीजिए 20 साल पीछे चले जाएंगे। और जेडीयू की प्रवक्ता जो ये कह रही थी कि किसने कहा, किसने नौकरी दी, साइन किसका होता है, जरा सोचिए कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो मजाक उड़ाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि अपने बाप घर से पैसा ले। पूरा बिहार की जनता जानती है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था।
हमने मार्ग निर्देशन दिया कि ऐसा करना चाहिए। युवा लीडर है, ऊपर से नीचे तक सब बेल पे हो। युवा की समस्याओं को समझते नहीं हैं। है, एक गांधी युवा परिवार से ऐसा क्या नेतृत्व करता बिहार को चाहिए जो बिहार को नया बिहार अजय जी उनको पूरा करने जरा दीजिए। सोचिए अंजना जी, एक बोलिए। 20 सेकंड का समय दीजिए। हाँ, लीजिए ये लीजिए। बिहार 20 सालों में बिहार की क्या दशा किया है, ये तो नीति आयोग के उस पैराग्राफ में है जिसके माननीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसमें साफ है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आप एजुकेशन में अच्छा राजकुमार जी, आप बताइए, आप प्रोफेसर है ना, जो मुझे बताया गया है। राजकुमार जी, आप प्रोफेसर है ना? महिलाओं के कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा राजकुमार जी, दूसरी तरफ ई पोर्टल पर राजकुमार जी, सबसे ज्यादा बिहार में है। राजकुमार जी, सरकार के डाटा में है। एनसीआरबी के राजकुमार जी, 70,000 हत्याएं हो चुके हैं 20 सालों में। राजकुमार जी, ये अगर डाटा पर जाते हैं, भारत सरकार के डाटा पर कहीं नहीं ठहरते हैं। ये बात करेंगे जंगल राज पर चले जाएंगे। 20 साल पहले 2 दशक बहुत होता है। राजकुमार राजन जी, हो जाती है। आवाज आ रही है आपको? 2 दशकों में एक भी उद्योग नहीं लगाया। जो उद्योग लगे, लालू जी जब रेल मंत्री थे उसी समय 3 उद्योग लगे। उसी समय बिहार में सरकारी नौकरियों में जिस तरह से लिखित परीक्षा देकर और प्रोफेसरों की भर्ती की गई थी, वह इतिहास बन चुका है इन 20 सालों में। राजकुमार जी, अरे सुनिए तो जरा सा, एक सांस तो लीजिए, एक बार बीच में बोलने तो दीजिए। राजकुमार जी, आप प्रोफेसर है ना? हाँ। तो दिल्ली में पढ़ाते हैं? बिल्कुल। कौन से साल में पलायन किए थे? पलायन पहले से हो रहा है, लेकिन इन 20 सालों में जब इनके मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कौन से साल में पलायन तो किए ये थे? है कि विकास की ढिढोरा जो पीटते हैं। तो खाली पूछ रही हूँ सर, एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हैं खुद भी कि पलायन पहले भी होता था। कौन से साल में आप दिल्ली आए थे? पलायन कब किए थे? तो क्या मतलब, आपका क्या कहने का अर्थ है कि पलायन जो 20 साल में होता था तो ये रोक लिया क्या पलायन को? और मेरा ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार है या आपके जितना पलायन है वो 20 साल में ही हुआ है? बिल्कुल, जो डाटा है उस डाटा के अनुकूल जो इन 20 सालों में और अत्याधिक पलायन हुए हैं, ज्यादा पलायन हुए हैं, लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ, क्योंकि ये उद्योग नहीं लगा पाए। ये आपका आरोप बिल्कुल सही है और ये मैं अपने हर शो में उनसे पूछती हूँ, लेकिन ऐसा भी प्रतिबिंबित करना कि उसके पहले तो जैसे वहां पर सोने की बरसात होती थी और लोगों की खुशहाली थी, वो भी मत कीजिए। जब उस वक्त के पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो जवाब देना। अगर आपको साल बताना चाहिए कि आप कौन से साल में दिल्ली आए थे, क्योंकि आप भी पलायन करके ही आए ना वहां से, मैं भी आई, कई लोग आए। तो ये तो स्थिति बिहार की कई वर्षों से है। अब बाकी मेहमानों को दिखाइए, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। अनुप्रिया यादव जी, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एनसीआरबी का जो डेटा है जो बताता है कि आज हत्याएं या इतने रेप, इतने अपराध वहां पर हो रहे हैं, वो गायब कर दिया जाए, कालीन के नीचे छिपा दिया जाए। और ना ही उसका अर्थ यह है कि आज जो पलायन हो रहा है उस पर आंख में पट्टी बांध ली जाए। अंजना जी, बिहार में एक भी हो रहा क्राइम हमारे लिए चिंता का विषय है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपको क्राइम पता चलता है, क्राइम का बिल्कुल भी इसमें प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया करती है। सरकार मुस्तैदी से उन अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसको सलाखों के पीछे होगा। लेकिन जिस शासन काल से आप बचना चाह रहे हैं राजकुमार जी, वो 90 से 2005 में, उसमें क्राइम एक आम दिनचर्या हुआ करता था और क्राइम करने वाला मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके मुख्यमंत्री से संरक्षण लिया करता था। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के परिवार के लोग कह रहे हैं और कहते हैं वहीं से तय होता था। 20 साल में अनुप्रिया जी 20 साल में अगर आप पलायन नहीं रोक पाए, 20 साल में अगर आप अपराध नहीं घटा पाए, तो फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्योंकि एक बार कोर्ट ने उनके मुद्दे पर कहीं पर जंगल राज की टिप्पणी कर दी थी, उस पर आप लोग घेर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्या? नहीं अंजना जी, पलायन में अगर आप आंकड़ों में बात करें कि 2005 में 11% था, अभी 2% है। और पलायन और बेटरमेंट के में दोनों अंतर है। मुझे नहीं लगता कि आपसे बिहार की बात करेंगे, बिहार के लोग पलायन करते हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, आपके कई सहयोगी होंगे, कई राज्यों से आए हुए होंगे और बेहतर के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में लोग रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो मूलभूत समस्याएं जो होती थी उसको नीतीश कुमार जी ने दूर की है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि हमारे ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आया है राजकुमार जी की पार्टी को लेकर के। देखिए, महागठबंधन के अंदर महागठबंधन कहीं रहा नहीं। पिता की लेगेसी को चाहिए, लेकिन पिता के पापों से बचने के लिए पिताजी की छवि को वहां से हटाते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस आखिर क्या है? महागठबंधन का मैंने प्रस्ताव आपको नहीं दिखा होगा। तेजस्वी का आपने देखा होगा कि ये प्रण है। भाई तेजस्वी कैसा प्रण ले सकते हैं? देश में बिहार का 9वीं फेल है, प्रण ले रहा है, सोचिए बिहार की जनता का क्या हाल होगा।
जो महागठबंधन नहीं चला पा रहा है, जो पार्टी नहीं चला पा रहा है, जिसकी पार्टी का कमान जो है हरियाणा से चल रहा हो, जहां टिकट खरीदी जा रही हो, बेची जा रही हो, वो पार्टी नहीं चला पा रहा, परिवार नहीं चला पा रहा, बिहार क्या चलाएगा? और बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ऐसे लोग, और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पटना में मैं रहती हूँ, पटना में सबसे बड़ा मकान जिनका बन रहा है ना, वो लालू जी का बन रहा है। सबसे ज्यादा जमीन बिहार में पटना में किसी का है तो लालू जी का है। तो ये उनको उपलब्धि है। सबसे ज्यादा परिवार के लोग राजनीतिक में कौन है तो लालू जी के लोग राजनीतिक रूप में है। और जिसकी ये बात करते, जिसकी पैरवीकार करते, चाहे पिछड़ों की, दलित की, ये इनको कभी भी सत्ता में आने के बाद उनको मौका नहीं दिया, उन्होंने उनको लूटा है, उनके वोटों पर राजनीति की है। आज भी इनको चिंता हो रही थी, कुम्हारों की बात कर रहे थे, जब इनको मौका मिला तो क्या जी, एक बार इस पर राजकुमार जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद में राहुल जी के सवाल के साथ आऊंगी, क्योंकि लालू जी पर सीधा आरोप लगा रही हैं वो। देखिए अंजना जी 20 सालों से सत्ता शासन में है, लेकिन इसको कहने के लिए कुछ नहीं है। ये नैरेटिव चेंज करते रहते हैं। कभी SIR की प्रक्रिया पर लाए तो मुद्दा 2 महीने चले, अब दूसरे मुद्दा लाए हैं परिवारवाद पर ले आएंगे संपत्ति पर। कोई डाटा नहीं है, ये फॉल्स रीडिंग है इनका, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि जिस घर में नौकरी नहीं लगी है, जिस घर में सरकारी नौकरी, उस घर में नौकरी देंगे, जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे, इस पर इनका क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इससे भाग के वो जाएंगे 20 साल पहले, क्योंकि वर्तमान समय में इनको कहने के लिए जल्दी से अभय दुबे जी, सॉरी राहुल गांधी जी अब कल से चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। ठीक है अभय जी, टाइम कम है। अंजना जी कितनी बड़ी आपने सबसे बड़े घर वाले इशू पर डिनाई नहीं किया राजकुमार जी, मैंने इसलिए आपको चांस दिया था क्योंकि वो आरोप लगा रही हैं कि सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा जमीन लालू यादव का है। ऐसा है क्या अंजना जी? अरे जिन्होंने 70,000 करोड़ लूटे वो क्या आरोप लगाएंगे किसी पर? बालिका गृह कांड, दर्जनों बच्चियों का यौन शोषण हुआ, वो टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। उस परिवार के व्यक्ति को फिर टिकट दे दिया इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले जिसके शादी गृह के सामने एक 13 साल की बच्ची के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार किया, वो शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो राजकुमार जी हैं ये प्रोफेसर हैं, ये पलायन नहीं अपनी बेहतरी के लिए गए। हम आरोप वो लगा रहे हैं कि 3 करोड़ 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर कराया है मोदी सरकार के, और मोदी सरकार ने कहा है कि संख्या इससे कहीं अधिक है। और उन्होंने कहा है कि हमारी आमदनी परिवार की पूरे प्रति माह 10,000 रुपए से कम है। क्यों मजबूर किया गया? अभय जी, जब वो खुद ही अपने मुद्दे पर कहने लगे कि हाँ पलायन पहले भी होता था, तो आप काहे को डिफेंड करने निकल रहे हैं? वहां डिग्री टाइम पे मिलती नहीं है, तो हजारों युवाओं को वहां से आकर यहाँ पर पढ़ाई के लिए उस दौरान भी 90 के दशक में भी निकलना पड़ा, आज भी निकल रहे हैं, हर शो में आपने देखा होगा। मैं सारे बच्चों से पूछती हूँ कितने बिहार के बच्चे हैं, उसमें बहुत लोग हाथ उठाते हैं। वो गलत पिच पे मत आइए, गलत पिच पे मत आइए। साक्षी है, नहीं गलत बात है। आप साक्षी हैं। आपके कार्यक्रम में बच्चों ने कहा कि 20 साल से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव। तो प्रोफेसर साहब को डिफेंड मत कीजिए, वो भी पलायन ही करके आए, खुद ही बोल गए हाँ पलायन होता था। नहीं क्या नहीं 20 साल से अगर आप पाठ्यक्रम चेंज नहीं करोगे तो क्या नौकरी पाएंगे बच्चे? हाँ, बिहार मुद्दा सही है। अजालोक जी जवाब दीजिए। और आज भी डिग्री में वही हालत देरी हो रही है। अंजना जी ये शांत रहेंगे 1 मिनट तब। अब आप लोग अगल बगल बैठे हैं, वहीं पे दो हाथ कर लीजिए, हम किधर क्या करें? मैं प्रोफेसर साहब से और अभय दुबे जी से बस यही पूछना चाहता हूं कि आप जिस महान बुद्धिमान होने वाले मुख्यमंत्री की पैरवीकारी कर रहे हैं, आप तो प्रोफेसर हैं साहब। केंद्र सरकार ने आज ही रिलीज किया है कि 8th फाइनेंशियल कमीशन आएगा। केंद्र ने कहा 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र के, इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफिसर। 69 लाख पेंशनर हैं, 50 लाख पूरे केंद्र सरकार में, 69 लाख पेंशनर। बिहार में सरकार में 20 लाख हैं टोटल, सारी जीविका उविका सबको मिला लें तो भी नौकरी में 50 कितने हो गए? 50 भी 70 लाख, पूरे देश में 70 लाख बिहार को मिला के। और ये तेजस्वी अजूबा 2 करोड़ 65 लाख नौकरी पैदा कर देगा 20 दिन में। 1 मिनट। और आप प्रोफेसर होकर ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा बताइए? राहुल गांधी की समझ लेके, राहुल गांधी की समझ और तेजस्वी यादव की समझ वाले नेताओं से बहस ही नहीं करनी चाहिए। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन है मदर इंडिया फादर चोर, मदर इंडिया फादर चोर का गठबंधन है। मदर इंडिया फादर चोर है ये लोग, ठीक है? शानदार अभय जी, शानदार बोलते रहिए। नेशनल हेराल्ड में यहाँ फादर चोर बैठा हुआ है।
अभय जी गलत बात है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था, आपके बगल में नहीं, आपके बीच में आपके बगल में नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे। अजय जी 3 लाइन में पूरी कीजिए बात। 3 लाइन में बोल रहा हूं, ये गठबंधन है मदर इंडिया फादर चोर। मदर इंडिया मतलब नेशनल हेराल्ड की महान 5.5 करोड़, और यहाँ फादर चोर मतलब लालू यादव कन्विक्टेड। ये बिहार की जनता जानती है। और प्रोफेसर साहब और अभय दुबे शर्म कीजिए कि राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर, तेजस्वी के ज्ञान को लेकर बखान कर रहे हैं कि 3.25 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे बेशर्मी की हद होती है। मां को घसीटने को लेकर बीच में सबसे बड़ा सवाल उठा था और मदर फादर पर ही जाके बहस खत्म हुई। तेजस्वी का प्रण, नीतीश का रण, आज इसी पर देख रहे थे आप हल्ला बोल में बहस, क्योंकि महागठबंधन का आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और नीतीश कुमार आक्रामक है ये कह के नौकरियों के नाम पर युवाओं को बरगला रहे हैं तेजस्वी।